तो आज हम बात करने वाले हैं उन 3 सीक्रेट्स के बारे में जिसे यूज करके लोग अमीर बन जाते हैं और उन्हें फॉलो करके आप भी अमीर बन सकते हो। तो चलो देखते हैं कि वो कौन से 3 सीक्रेट्स हैं। मिस्टर वॉरेन बफेट फिलहाल दुनिया के तीसरे रिचेस्ट पर्सन है। उनकी नेटवर्थ फिलहाल 6 लाख करोड़ रुपए के करीब है। ऐसा नहीं है कि वो बचपन से ही अमीर है। जब वो 9-10 साल के थे तभी से वो अलग अलग काम कर रहे हैं। न्यूज़पेपर्स डिलीवर करना, कोक की कैंस बेचना, ऐसे कई सारे काम उन्होंने बचपन में किए हैं। जब ये सारी चीजें करके उनके पास पैसा आता था तो उनके सामने 2 ऑप्शंस रहते थे, या तो वो पैसा सेव करो या फिर उन पैसों से किसी चीज को खरीद लो। मिस्टर बफेट को शुरुआत से फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी पता थी, यानी वो पैसों के बारे में बड़ा डीप सोचते थे। वो सोचते थे कि अगर मैं किसी चीज को खरीद लेता हूँ तो आगे चलकर उसकी प्राइस बढ़ेगी या फिर कम होगी। कई बार हम देखते हैं कि अगर हम मोबाइल खरीदते हैं तो खरीदने के कुछ ही टाइम बाद उसकी प्राइस कम हो जाती है। वही कुछ इन्वेस्टमेंट्स होती है जिनकी प्राइस बढ़ जाती है। तो न्यूज़पेपर डिलीवर करके और कोक की कैन बेचकर उन्हें जो पैसा मिलता था उसको वो इस तरह इस्तेमाल करते थे कि उन पैसों की वैल्यू आगे चलकर अप्रिशिएट होनी चाहिए, यानी बढ़नी चाहिए, बजाय कि वो कम हो जाए। इसलिए वो सिर्फ वही चीज़ें खरीदते थे जिनकी असल में उनको ज़रूरत रहती थी और बाकी पैसे सेव करते थे। बाद में उनको इस सेविंग की हैबिट से बहुत फ़ायदा मिला। तो अमीर बनने का पहला सीक्रेट है सेव करना। ये कहना तो बहुत आसान है लेकिन करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट। सेविंग के लिए आपके पास डिसिप्लिन होना चाहिए, एक प्लान होना चाहिए, तभी आप सेव कर पाओगे। अगर आप सोचोगे कि ठीक है मैं खर्च करूंगा और जितना कुछ बचेगा वो सेव करूंगा, तो आप जिंदगी में कभी पैसा सेव नहीं कर पाएंगे। तो शुरुआत करिए 10% से, यानी जो भी इनकम आप कमाते हो उसका 10% शुरुआत में ही बाजू में रखो, तो वो होगी आपकी सेविंग। शुरुआत में ये चीज़ करना बहुत डिफिकल्ट होगा। रीज़न ये है कि आपको तो पूरा पैसा खर्च करने की आदत है। उसमें से अगर 10% पैसा पहले ही निकल जाए तो फिर चीज़ों को एडजस्ट करना आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन कुछ ही महीनों की बात है, उसके बाद आपको इस चीज़ की आदत हो जाएगी। बट इसमें इंपॉर्टेंट ये है डिसिप्लिन। आपको डिसिप्लिन के साथ ये चीज़ कंटिन्यूसली करनी है, बस 1-2 महीने के लिए नहीं। सेविंग करना कितना ज़रूरी होता है इसका इंपॉर्टेंस आपको विपरीत टाइम में पता चलेगा। जैसे कि अभी कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में रिसेशन जैसी स्थिति है। ऐसे में कंपनीज अपनी कॉस्ट कटिंग करने के लिए लोगों को जॉब से निकाल देती है। तो ऐसे समय जिन लोगों के पास अच्छी खासी सेविंग है वो अच्छे से सस्टेन कर पाते हैं, और जिनके पास नहीं है उन्हें बहुत स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है। अमीर बनने का दूसरा सीक्रेट है कि आप जो पैसा सेव कर रहे हो उसे काम पर लगाओ, और जितने जल्दी आप उन्हें काम पर लगाओगे उतना बेहतर। पैसों को काम पर लगाना यानी पैसों को इन्वेस्ट करना, जहां पर उन पैसों के बदले में आपको और ज्यादा पैसा मिले। जैसे कि जब आप सेविंग अकाउंट में कुछ पैसे डालते हो तो उस पर आपको 2-3% का इंटरेस्ट मिलता है। तो आप यह कह सकते हो कि वो 2-3% पैसा आपके लिए एक एक्स्ट्रा इनकम हो गई है। लेकिन सेविंग अकाउंट कोई इन्वेस्टमेंट का तरीका नहीं है। इन्वेस्टमेंट के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे कि अगर सेफ इन्वेस्टमेंट्स की बात की जाए तो उसमें FD, दैट इज बैंक फिक्स डिपॉजिट्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। अगर आप इससे ज़्यादा रिटर्न कमाना चाहते हो और उसके लिए रिस्क लेने के लिए भी तैयार हो तो आपके लिए म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, इन जैसे ऑप्शंस खुले हैं। अब सवाल ये है कि जैसे कि पहले स्टेप में हमने देखा कि आपको आपकी इनकम का मंथली 10% अमाउंट साइड में रखनी है, यानी सेव करनी है। अब उस सेव किए हुए अमाउंट का करना क्या है, तो वो पैसा आपको इन्वेस्ट करना है। जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तब सवाल ये आता है कि इन्वेस्ट कहाँ करें। तो आपको ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ पर आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाओ। यानी आसान भाषा में अगर बात करें तो जो महंगाई चल रही है उस महंगाई को बीट कर पाओ। पिछले कुछ सालों से ऑन एन एवरेज 4-4.5% का इन्फ्लेशन रेट चल रहा है, यानी वस्तुओं के जो दाम है वो सालाना लगभग 4-4.5% से बढ़ रहे हैं। सो जहाँ पर भी आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि वहाँ पर आपको 4-4.5% से ज़्यादा रिटर्न मिले, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से आपके पैसों की वैल्यू कम हो जाती है। जैसे कि आपने अपने दादा दादी, नाना नानी से सुना होगा कि हमारे ज़माने में तो 100 रुपए में इतना कुछ आता था, ये भी मिलता था, वो भी मिलता था। लेकिन अब देखो, अब तो 100 रुपए में कुछ भी नहीं आता है। तो ये और कुछ नहीं बल्कि इन्फ्लेशन इफेक्ट है। तो चलो क्विकली देखते हैं कि वो कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज हैं जो आपको इन्फ्लेशन बीट करने में हेल्प कर सकते हैं। और हर किसी इन्वेस्टमेंट के कुछ एडवांटेजेस होते हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को हम समझेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो शुरुआत करते हैं FD से, दैट इज बैंक डिपॉजिट से। बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट के लिए बैंक FDs प्रीफर करते हैं क्योंकि उनके अनुसार वो सबसे सेफ चीज़ है। बैंक FD की पॉजिटिव साइड ये है कि अगर आप अच्छे बैंक के साथ बैंक FD निकालते हो तो आपको सेफ्टी की श्योरिटी मिलती है। लेकिन उसका मेन डिसएडवांटेज ये है कि उसमें इंटरेस्ट रेट ज़्यादा नहीं होता है, जनरली 6-7% होता है, और उस पर कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है। यानी अगर आप 20% या 30% टैक्स स्लैब में हो तो आपको जो भी इंटरेस्ट अपनी FD पर मिला है उस पर 20% या 30% या जो भी आपके टैक्स स्लैब है उसके अनुसार टैक्स पे करना होगा। अब बात करते हैं बॉन्ड्स की। बॉन्ड एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके जरिए गवर्नमेंट या कंपनीज आपसे पैसे उधार लेती है और फिर कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद
वो पैसे आपको रिटर्न करती है और साथ ही आपको सालाना इंटरेस्ट भी पे करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बॉन्ड है जिसका मैच्योरिटी पीरियड 5 साल का है और वो आपको सालाना 8% इंटरेस्ट दे रहा है, तो आपके उसमें जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो 5 साल बाद आपको रिटर्न मिल जाएगी। साथ ही हर साल उस पर आपको 8% रिटर्न भी मिलेगा। कई बार गवर्नमेंट के पास अपने प्रोजेक्ट्स पर काम करने के लिए सफिशिएंट पैसा नहीं होता है। गवर्नमेंट का जो मेन इनकम होता है वो होता है टैक्स कलेक्शन। कई बार गवर्नमेंट को ज्यादा पैसों की जरूरत होती है। ऐसे टाइम गवर्नमेंट बॉन्ड के जरिए पब्लिक से या फिर इंस्टीट्यूशन से पैसा उठाती है, यानी पैसा उधार लेती है। तो गवर्नमेंट बॉन्ड की खास बात यह है कि वो बॉन्ड्स गवर्नमेंट ने इश्यू किए होते हैं, जिसकी वजह से उन पर कोई भी रिस्क नहीं रहता है, उनमें रिस्क 0 रहता है और गवर्नमेंट उस पर अच्छा खासा इंटरेस्ट भी देती है, साथ ही कई बार टैक्स बेनिफिट्स भी देती है। अगर आप सेफ्टी पर ध्यान दे रहे हो तो आप गवर्नमेंट बॉन्ड की तरफ भी ध्यान दे सकते हो। उसके बाद हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में। स्टॉक मार्केट सेफ इन्वेस्टमेंट में नहीं आता है, यहाँ पर रिस्क होता है। सो बेसिकली जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो आप उस कंपनी के भागीदार बन जाते हो, यानी शेयर होल्डर बन जाते हो। और अगर आप कंपनी की शेयर प्राइस और कंपनी का जो बिजनेस परफॉर्मेंस है उसका रिलेशन देखोगे तो एक चीज आपके समझ में आएगी कि कंपनी की जो शेयर प्राइस है वो लॉन्ग टर्म में कंपनी के बिजनेस परफॉर्मेंस को फॉलो करती है। शॉर्ट टर्म में हालांकि आपको कई सारे फ्लक्चुएशंस देखने मिलेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर उस बिजनेस ने अच्छा परफॉर्म किया है तो लॉन्ग टर्म में उसकी शेयर प्राइस भी उसे फॉलो करेगी। अगर आप पिछले 20-25 साल की बात करोगे तो पिछले 20-25 सालों में सेंसेक्स ने कंपाउंडेड सालाना 13 to 14% रिटर्न दिया है, जो कि गवर्नमेंट बॉन्ड और बाकी चीजों से काफी ज्यादा है। बट अगेन, स्टॉक मार्केट एक रिस्क इन्वेस्टमेंट है, सेफ नहीं, इस पर भी आपको ध्यान देना होगा। वैसे स्टॉक मार्केट एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो उसे यहाँ पर क्विकली कवर करना पॉसिबल नहीं है। हमारे चैनल Finnovations.com पर हम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ही बहुत सारे वीडियोस डालते रहते हैं, तो उन्हें आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो। हे गाइस, अगर आप जानना चाहते हो कैसे हो स्टॉक मार्केट की बात आता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में भी आपको ज्यादा रिटर्न मिल सकते हैं, पर यह भी एक रिस्क इन्वेस्टमेंट है। अगर म्यूचुअल फंड की बात की जाए तो वहां पर एक फंड मैनेजर होता है जो लोगों का पैसा मैनेज करता है। वही स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस होती है वो आपको खुद को लेनी होती है। फंड मतलब लोगों से इकट्ठा किया हुआ पैसा। तो म्यूचुअल फंड में लोगों से पैसा लिया जाता है, यानी उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में जो लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं उनका पैसा इकट्ठा किया जाता है। फिर उस फंड का जो फंड मैनेजर है वो उन पैसों को मैनेज करता है और डिसाइड करता है कि कहां पर उन पैसों को इन्वेस्ट किया जाए। अगर वो इक्विटी म्यूचुअल फंड है तो उन पैसों को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जाएगा। अगर वो डेट म्यूचुअल फंड है तो उसमें डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया जाएगा, जैसे कि बॉन्ड्स, डिबेंचर्स एटसेट्रा। तो इन सारी इन्वेस्टमेंट मेथड्स का डिटेल में एनालिसिस करने के बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि किस इन्वेस्टमेंट एवेन्यू में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके अलावा और भी कई सारे इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज हैं, जैसे कि हेज फंड, वेंचर कैपिटल, रियल एस्टेट एटसेट्रा। जितनी इंपॉर्टेंट स्टेप नंबर 1 है उतनी ही इंपॉर्टेंट स्टेप नंबर 2 भी है। इंडिया में कई सारी पॉन्जी स्कीम्स चलती है जो लोगों को ज्यादा रिटर्न्स का वादा करती है। फिर लोग वहां पर अपनी मेहनत की कमाई सेव करके इन्वेस्ट करते हैं और फिर वो पैसा डूब जाता है, जिसके बाद लोग सेव करना और इन्वेस्ट करना दोनों बंद कर देते हैं। सो जितने एफर्ट आप सेव करने में लगा रहे हो उतने ही एफर्ट्स आप इन्वेस्ट करने में भी लगाइए। सोच समझ कर इन्वेस्ट कीजिए, तो जो पैसा आप इन्वेस्ट करोगे उस पर आपको रिटर्न मिलेगा। वो रिटर्न आपके जो पैसे हैं उनके चिल्ड्रंस हैं। फिर उन रिटर्न्स को भी आप काम पर लगाओ, यानी उसे भी इन्वेस्ट करो। इस तरह एक चेन बनती चली जाएगी और आपका पैसा तेजी से बढ़ेगा। और रिच बनने का तीसरा इंपॉर्टेंट रूल है इन्वेस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म, यानी लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स देखेंगे जैसे कि वॉरेन बफेट, पीटर लिंच, मिस्टर कार्लोस स्लिम हिलू, तो वो सारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं और उन्होंने बहुत कम उम्र में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, क्योंकि कंपाउंडिंग जो है वो लॉन्ग टर्म में वर्क होती है। मिस्टर वॉरेन बफेट ने 12 साल की उम्र से इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, वही मिस्टर पीटर लिंच और मिस्टर कार्लोस स्लिम हिलू ने 12 साल की उम्र में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। तो रूल ये है कि जितने जल्दी आप शुरू कर सको उतने जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू करो। अगर कंपाउंडिंग की ही बात की जाए तो कंपाउंडिंग का मतलब है इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलना, या फिर आप इसे ये भी कह सकते हो कि जो रिटर्न आपको मिल रहे हैं उन पर रिटर्न मिलना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 100 रुपए कहीं पर इन्वेस्ट कर रहे हो और वहां पर 8% का रिटर्न आपको मिल रहा है, तो एक साल बाद आपके 100 रुपए 108 रुपए बन जाएंगे और दूसरे साल जो 108 रुपए है उस पर आपको 8% रिटर्न मिलेगा। तो इस तरह रिटर्न आपको मिलते रहेंगे। इसे और एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। लेट से कि आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो और मान लेते कि उस पर आपको 15% रिटर्न मिल रहा है, तो 28 साल बाद आपके 1 लाख रुपए की वैल्यू 50 लाख रुपए हो जाएगी। वही उसके सिर्फ 5 साल बाद उसमें और 50 लाख रुपए जुड़ जाएंगे, यानी आपकी 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट 33 साल बाद 1 करोड़ की हो जाएगी। तो 1 लाख को 50 लाख होने में 28 साल लगे और उसमें और 50 लाख जुड़ने में सिर्फ 5 साल लगे। तो कंपाउंडिंग कुछ इस तरह काम करती है, जिसमें शुरुआत में आपको रिटर्न काफी स्लोली बढ़ते हुए दिखते हैं, लेकिन बाद में वो तेजी से बढ़ने लगते हैं। और यही रीजन है कि जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कंपाउंडिंग उनके फेवर में काम करती है।
यानी बाद में वो जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पर रिटर्न उनको मिलेगा और धीरे धीरे बाद में उस रिटर्न पर भी उनको रिटर्न मिलता चला जाएगा और इस तरह ये चेन बनती चली जाएगी और उनका रिटर्न लगातार बढ़ता चला जाएगा। अगर इस वीडियो को समराइज करना है तो हम कुछ इस तरह कर सकते हैं। पहले सेव करना, एक बार नहीं कंटिन्यूअस बेसिस पर पेशेंस के साथ सेव करना। उसके बाद पेशेंस के साथ उस अमाउंट को इन्वेस्ट करना, यानी उन पैसों को काम पर लगाना। और तीसरा है इन्वेस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म, यानी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना। इस तीसरे पॉइंट को अब बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कंपाउंडिंग को दुनिया का 8th वंडर मानते हैं और ये सही में मैजिक की तरह काम करता है।